हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अंग्रेजों के आगमन का, यूरोप वासियों के आगमन चैप्टर के थ्रू। आज जो हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन की और लेटर मुगल पीरियड्स जितने सम्राट हुए हैं, बादशाह हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन के क्या क्या कारण थे। तो विभिन्न विद्वानों के माने तो उन कई विद्वान जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जदुनाथ सरकार की। सर जदुनाथ सरकार कौन थे? मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरियन थे, जिन्होंने क्या बेसिकली इन्होंने मराठों की हिस्ट्री का लिखने का काम किया है। तो इनकी पुस्तक थी फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में जदुनाथ सरकार ने क्या कारण दिया कि मुगल साम्राज्य के पतन का? उन्होंने बात की सैनिक दुर्बलता की, मुगलों की जो सैनिक दुर्बलता थी, और राजनैतिक दुर्बलता की। पॉलिटिकल रूप से भी क्या है, मुगल दुर्बल हो चुके थे, और जो उनका जो राज तत्व था वह क्या था, पूर्णतः क्या भ्रष्ट हो चुका था उस समय, 17वीं 18वीं शताब्दी आते आते, और अकर्मण्य हो चुका था। ठीक है, तो जो मुगल साम्राज्य अपने समकालीन समय में क्या था, एक बृहद क्षेत्र पर फैला हुआ था, जिसका आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर क्या है, काफ़ी समृद्ध था। अगर हम बात करें जैसे ताजमहल, लाल किला स्थापत्य, ठीक है, एक वैभवशाली साम्राज्य था। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते क्या होता है, इसका पतन शुरू हो जाता है, जिसकी बात क्या है जगन्नाथ सरकार द्वारा अपनी पुस्तक में की गई। ठीक है, सैनिक दुर्बलता, राजनीतिक दुर्बलता, पूर्णतया भ्रष्ट हो चुके थे इनके जो दरबारी थे, अकर्मण्य थे। ठीक है, इसी क्रम में जो नेक्स्ट बात करते हैं सिडनी ओवेन साहब, जिनकी पुस्तक का क्या नाम है, सेम ही नाम है जदुनाथ सरकार की जो पुस्तक थी, बस इसमें क्या है, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक है सिडनी ओवन की, और फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक है जदुनाथ सरकार की। ठीक है, सिर्फ द का अंतर है। इन्होंने मुख्यतः औरंगजेब का जो काल रहा है उसको ही क्या है मुगल पतन का कारण माना है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब द्वारा क्या किया गया, बेसिकली अपना सारा ध्यान साम्राज्य को स्थापित करने पर लगाकर क्या किया गया, मराठों के दमन की नीति अपनाई गई। मैक्सिमम जीवन उसने अपना क्या किया, मराठों के दमन में, साउथ में ही व्यतीत किया, और सारे संसाधन क्या है, मराठों के दमन में ही क्या है, खर्च कर डाले। ओके, इन्होंने बात की सिडनी ओवन ने कि जो पुनः जजिया कर लगाया गया 1789 में औरंगजेब द्वारा, ये भी एक कारण था मुगल पतन के। ठीक है, तो सिडनी ओवन औरंगजेब के कार्यकाल को और जजिया कर, पुनः जजिया कर लगाने को, औरंगजेब की नीति को क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑथर हैं विलियम आर्विन, जिनकी पुस्तक है कौन सी, द आर्मी ऑफ इंडियन मुगल्स। उन्होंने भी क्या है, सैनिक दक्षता और दक्षता की बात की। ठीक है, कौशल सैनिकों की, सैनिक दक्षता की बात की विलियम आर्विन ने। तो 18वीं शताब्दी में शुरुआत में क्या है, सैनिक दक्षता काफ़ी बढ़ गई थी। अभी हम आगे देखेंगे कि अहमद शाह के समय क्या होता है, इतना भी पैसा नहीं रहता कि वो क्या है, सैनिकों को वेतन दे सके। ठीक है, उसी कारण क्या है, अहमद शाह के समय सैनिक विद्रोह भी होता है वेतन को लेकर। तो विलियम आर्विन भी सैनिक अदक्षता को ही कारण मानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का। और फेमस लेखक सतीश चंद्रा, जिन्होंने अपनी पुस्तक में बात की है कि जो मध्यकालीन मध्ययुगीन भारतीय अर्थव्यवस्था रही है वह क्या है, वह भी कारण थी मुगल साम्राज्य के पतन की। अर्थव्यवस्था क्या है, धीरे धीरे गिर रही थी। जो उद्योग व्यापार थे वो क्या है, धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही थी, और कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट मध्यकाल में क्या है, नहीं हो रहा था। ओके, सब क्या है, रूढ़वादी ही पड़े हुए थे। तो सतीश चंद्रा ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ मुगल कोर्ट्स में इसकी व्याख्या की है, मध्यकालीन भारतीय उद्योग व्यवस्था की, व्यापार की, और वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता की।
इरफान हबीब साहब भी क्या कहते हैं कि जो मुगल पतन के कारण का मुख्य कारण रहा है वह क्या रहा है, मध्यकालीन युग में धार्मिक और राजनैतिक कारण। ठीक है, जो औरंगजेब की नीति रही धार्मिक, जैसा माना जाता है कि मुस्लिम धर्म के प्रचार में उसने काफ़ी विस्तार किया और क्या किया, मंदिरों और अन्य धर्मों में के लोगों को क्या है परिवर्तित करने का भी प्रयास किया। तो इरफान हबीब साहब मानते हैं क्या कि धार्मिक और जो राजनीतिक कारण रहे, पॉलिटिकल कारण माने, मराठों का उत्थान, ठीक है, यूरोपीय वासियों का आगमन भी है, उसके जो निःशक्त उत्तराधिकारी थे वो भी कारण रहे हैं क्या, मुगल साम्राज्य के पतन में। इरफान हबीब साहब की पुस्तक है द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। ये चारों पांचों किताब का नाम याद रखेंगे, ऑथर्स के नाम क्या है, आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। अन्य कारण और क्या थे कि औरंगजेब का जो उत्तरदायित्व, पहला पॉइंट अगर बात करें हम अन्य कारणों में, तो औरंगजेब का जो उत्तरदायित्व था कि जो साम्राज्य उसे मिला है लिगेसी के रूप में, उसे क्या है आगे भी वैसे ही बरकरार रखा जाए। लेकिन उसने क्या किया, मराठों के दमन के लिए साउथ में काफ़ी पैसा और धन संपदा संसाधन जो रहा मुगल साम्राज्य जो अर्जित किया था अब तक, उसके एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने उसमें बर्बादी की। दूसरा जो पॉइंट है कि उत्तराधिकारी जो औरंगजेब के हुए वह कमजोर उत्तराधिकारी हुए, निःशक्त उत्तराधिकारी हुए। हालांकि बहादुर शाह को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वह क्या थे, एकदम कमजोर थे। ठीक है, तीसरा जो कारण रहा मराठों का उत्थान, साउथ में क्या है, मराठे शिवाजी के रूप में क्या है काफ़ी उनका साम्राज्य विस्तार हो चुका था। सैनिक दुर्बलता की बात की हमने, आर्थिक दिवाला भी इनका निकल चुका था। ठीक है, और अन्य कारण जो था विदेशी आक्रमण, जैसे 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, काफ़ी लूटपाट की उसने मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर काफ़ी पैसा ले गया, तख्त ताउस भी ले गया, कोहिनूर भी ले गया और करोड़ों रुपए भी क्या है मुगल साम्राज्य से लूट कर ले गया। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह के समय, ओके। हालांकि अब्दाली 1761 में भी आक्रमण करेगा दोबारा मराठों के समय पानीपत के तृतीय युद्ध में। लास्ट जो कारण रहा वो क्या रहा, यूरोप वासियों का आगमन 15वीं शताब्दी से ही होना शुरू हो गया। 16वीं 200 वर्षों में क्या है यूरोप वासियों ने क्या किया, आपस में कंपटीशन के बाद क्या है विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया, व्यापारिक एकाधिकार किया और अंग्रेजों ने तो लगभग पूरे भारत में ही क्या है अपनी कोठियां बना ली, सैनिक भी और प्रशासनिक भी। इन सब वजहों के कारण क्या है मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही क्या है शुरू हो गया था। तो ये बात थी हमारे मुगल साम्राज्य के पतन की। अब हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल के जो सम्राट हुए। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, मार्च 1707 में, 1707 में। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है मार्च 1707 में। इसी के साथ क्या है, जब पिता की मृत्यु होगी तो उसके 3 पुत्र क्या है उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ेंगे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों के बीच क्या है उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू होता है। कौन कौन 3 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। ठीक है, तो इन तीनों पुत्रों के बीच में 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से, पहला 1707 में एक युद्ध होता है आगरा में, फर्स्ट देवरा अरे वो औरंगजेब के समय थे सर, देवरा धर्मक ये सब सामूगढ़, वो बात करेंगे मिडवल में ना। 2 ही युद्ध होते हैं ना। आगरा का युद्ध 1707 में किसके बीच, मुअज्जम वर्सेस आजम। ठीक है, इसमें विजयी कौन होता है, मुअज्जम। ठीक है, बड़ा पुत्र मुअज्जम।
जो बाद में क्या है 1707 में ही बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के उपाधि से बादशाह बनता है। ठीक है, और 1707 में बादशाह बनने के बाद मुअज्जम को 1709 में क्या है चुनौती दी जाती है छोटे भाई कामबख्श द्वारा, बीजापुर का युद्ध। ओके, जो दूसरा युद्ध होता है बीजापुर, 1709 ईस्वी में। ठीक है, मुअज्जम वर्सेस कामबख्श। इसमें भी किसकी विजय होती है? मुअज्जम की। ठीक है, तो इस तरह दोनों भाइयों को हराने के बाद मोहम्मद मुअज्जम क्या है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से पहला शासक, औरंगजेब के बाद पहला शासक या बादशाह बनता है। तो फर्स्ट जो बात करेंगे हम इसकी, मोहम्मद मुअज्जम की 1707 से कब तक रहता है बादशाह? 1712 तक। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम सत्रह सौ सात से 1712 तक। ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। अभी शाह आलम द्वितीय भी आएगा 1759 में। तो मुअज्जम आलम 1707 1712 तक रहता है। ठीक है, इसने क्या शांति प्रिय नीति अपनाई, राजपूत राजाओं के साथ संधि की। ठीक है, जैसा अकबर ने राजपूत राजाओं के साथ संधि की थी। ओके, और इसकी शेष एक अच्छी कूटनीति थी क्या? शाहू जो अब तक 1789 से मुगलों के कैद में था, यानी औरंगजेब के समय, जिसको जीनत उल निशा औरंगजेब की पुत्री ने क्या किया था? पालन पोषण किया था करीब 17.5 वर्षों तक या 18 वर्षों तक मुगल कैद में रहा। शाहू को इसने क्या किया? आज़ाद किया कैद से। कूटनीति थी क्या? कि मराठों के बीच फूट डालने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वक्त 1707 तक संभाजी द्वितीय भी क्या है मराठा छत्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। तो शाहू को आज़ाद किया जाता है किसके द्वारा? मुअज्जम द्वारा। ठीक है, या बहादुर शाह प्रथम द्वारा। ठीक है, दूसरा हमने बात की राजपूत राजाओं से साथ इसने शांति स्थापित की। और क्या कार्य किए इसने? हालांकि इसको सिख शांति प्रिय आदमी था, लेकिन इसने सिखों के विरुद्ध क्या है अभियान भी चलाया। क्यों चलाया अभियान? क्योंकि उस वक्त के सिख नेता कौन था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने बड़े पैमाने पर पंजाब में क्या है मुस्लिमों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा था, इसलिए इसे मजबूरन क्या है बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान चलाना पड़ा। ठीक है, हालांकि बंदा बहादुर की मृत्यु बाद में होगी, फांसी दी जाएगी दूसरे बादशाह द्वारा। ये सब जो फैक्ट्स थे मोहम्मद मुअज्जम से रिलेटेड। नेक्स्ट जो बादशाह बनता है 1712 में मृत्यु हो जाती है इसकी। हालांकि 60 साल की उम्र में बना ही था, 60 साल से ज़्यादा था इसकी एज। मोहम्मद मुअज्जम की बात करेंगे हम जहादार शाह की। ठीक है, जहादार शाह कब तक रहा? 1712 से 13 तक। ठीक है, उपाधि भी देख लेते हैं। मोहम्मद आजम को उपाधि भी थी क्या? साहिब बेखबर, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। कफी खां द्वारा दी गई थी साहिब बेखबर मुअज्जम।
ठीक है। जहादर शाह की बात करें 1712 से 13, फरवरी 1712 से मार्च 13, ज़्यादा नहीं, साल भर। इसकी भी उपाधि थी क्या, लंपट मूर्ख। तो ये सब बादशाहों की उपाधि है क्या, लंपट मूर्ख। और इसे साहे बेखबर, साहे बेखबर मतलब खबर नहीं है इनको अपने रहे। तो जहादर शाह की उपाधि थी लंपट मूर्ख, क्योंकि यह किसकी मदद से शासक बना था, ईरानी दल का नेता जुल्फिकार का। तो 18वीं शताब्दी आते थे क्या है, मुगल कोर्ट दो पार्ट में बढ़ चुका था, एक मुस्लिम दल, भारतीय मुस्लिम दल, और एक ईरानी मुस्लिम दल, दोनों थे यहाँ पे। और ईरानी मुस्लिम दल उसमें क्या था, हावी था मुगल कोर्ट में। तो मुगल कोर्ट ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की मदद से क्या है, जहादर शाह बादशाह बना था। ठीक है। इसने कुछ कार्य किए, जैसे जजिया कर समाप्त किया। ठीक है। तो जहादर शाह ने क्या है, जो 1789 में औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाया गया था, किसने समाप्त किया, जहादर शाह ने। ओके। दक्कन में जो मराठे थे, मुगलों से भिड़ते रहते थे, इसने क्या किया, मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया मुगल प्रांतों से। ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी की बात करेंगे हम मराठा जब पढ़ेंगे। चौथ क्या होता है, 1/4 देना पड़ता था अपनी आय का, सरदेशमुखी 1/10 सुरक्षा से रिलेटेड। ठीक है। तो इसने जहादर शाह ने मराठों को दक्कन में क्या किया, चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मुगल प्रांतों से वसूलने का दे दिया। ठीक है। इसने एक इजारा पद्धति लागू की, पहले जो इजारा पद्धति समाप्त हो गई थी, तो पुनः इजारा पद्धति लागू की। क्या होती है इजारा पद्धति, इजारा कहें या इजाराह कहें, दोनों सेम ही है। मुस्लिम प्रणाली में इजारा मतलब एक अवधारणा है, क्या, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट बेस इजारा पद्धति, भू राजस्व से रिलेटेड। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो उच्चतम बोली लगाता है, ठेके पर दी जाती है जमीन, उसको भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसानों से, व्यापारियों से या जमींदारों से, ठीक है, वसूलने का अधिकार दिया जाता है। तो इस इजारा पद्धति को जहादर शाह द्वारा पुनः लागू किया गया बड़े पैमाने पर। ठीक है। तो ये मेन फैक्ट्स थे किससे रिलेटेड, जहादर शाह से। अब हम बात करें किसकी, इसके बाद कौन आएगा, बादशाह फर्रुखसियर। कब से कब तक, 1713 से 19 तक। ठीक है। फर्रुखसियर ने भी वही काम किया जो जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया था फर्रुखसियर ने। और जो बात कर रहे थे हम बंदा बहादुर, 1716 में क्या है, बंदा बहादुर को फांसी किसने दी थी, फर्रुखसियर ने। ठीक है। इसके समय 1715 में क्या है, एक मिशन आता है ब्रिटिश, जॉन सरमन मिशन, जिसकी हमने बात अंग्रेजों में की थी, जॉन सरमन, उसमें सर्जन थे हैमिल्टन और एडवर्ड स्टीफेंस व्यक्ति थे। ठीक है। और एक था ख्वाजा सेहुर्द जो अर्मीनिया निवासी था। ये 4 लोगों का दल पहुंचता है फर्रुखसियर के दरबार में 1715 में। किस लिए पहुंचता है कलकत्ता से, तो हमने बात की थी अंग्रेजों से, जब अंग्रेजों के आगमन पढ़ रहे थे, बात की थी क्या कि बंगाल से सिक्का निकालने का अनुमति मांगने के लिए, औरंगजेब द्वारा जो व्यापारिक एकाधिकार दिए गए थे उसको बनाए रखने के लिए, और 2 चीजें। ठीक है। और बंगाल सिक्का निकालने के लिए औरंगजेब द्वारा दी गई व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए। ठीक है। लेकिन फर्रुखसियर द्वारा क्या है, अभी ये बात नहीं मानी जाती है, लेकिन जो डॉक्टर सर्जन थे हैमिल्टन, उसमें बीमार चल रहे थे फर्रुखसियर,
उनका इलाज किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर क्या है, फर्रुखसियर द्वारा कुछ शाही फरमान जारी किए जाते हैं। जैसे बंबई से जो सिक्के निकाले जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा, उसे मुगल साम्राज्य में क्या है, मान्यता दी गई। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में निःशुल्क व्यापार दिया गया। 3,000 वार्षिक के बदले कहाँ निःशुल्क व्यापार दिया गया, बंगाल में। और कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र जो थे, जो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, 38 गांवों की किराए पर भी क्या है, फरमान जारी किए गए फर्रुखसियर द्वारा। ये 4 प्रोविजंस किए गए शाही फरमान में। इस शाही फरमान को क्या है, मैग्ना कार्टा का भी कहा गया, यानी कि महाधिकार पत्र कहा गया अंग्रेजों के लिए। किसने कहा, औरम ने। ठीक है। फर्रुखसियर ने मराठों से भी संधि की थी, तो उसे किस नाम से जानते हैं, मराठों से दिल्ली की संधि। ठीक है, दिल्ली की संधि। तो दिल्ली की संधि में क्या प्रोविजंस थे, उसमें पेशवा थे कौन, बालाजी विश्वनाथ, मराठों के। सबसे पहले इसमें प्रोविजंस थे दिल्ली की संधि में मराठों से रिलेटेड, शिवाजी के जो क्षेत्र थे उस पर शाहू को क्या है, मान्यता दी गई। ठीक है। दक्कन के जो मुगल के 6 प्रांत थे, उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। हालांकि जो प्रोविजंस हो रहे हैं अभी प्रावधान होते हैं, लेकिन मान्यता देने से पहले क्या है, फर्रुखसियर की मृत्यु होती है, लेकिन उसको मान्यता कौन देगा, नेक्स्ट बादशाह भी बात करेंगे हम। तो दक्कन के 6 प्रांत जो थे मुगलों के, वह उससे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार क्या है, किसे दिया गया, मराठों को। अगर मराठे, नेक्स्ट प्रोविजन क्या था, अगर मराठे कोई नया क्षेत्र विजित करते हैं तो उसकी भी मान्यता क्या है, देने का प्रावधान दिल्ली संधि में था। इसके बदले बादशाह को क्या मिलेगा, फर्रुखसियर को, बादशाह को के लिए प्रावधान किया गया कि 15,000 मराठे सैनिक क्या है, मुगल सेवा में रहेंगे दक्कन के क्षेत्र में। ठीक है, 15,000 मराठे सैनिक। ओके, ये हो गई दिल्ली की संधि। इस दिल्ली की संधि को क्या है, रिचर्ड टेम्पल द्वारा मैग्ना कार्टा का उपाधि दी गई, या महाधिकार पत्र की उपाधि दी गई। मराठों से रिलेटेड इतने सारे अधिकार मिले। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, बादशाह कौन आता है, रफी उद दरजात। ठीक है, 1719 में। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रहा, 3 महीने रहा था। 28 फरवरी को बना था, तो 28 फरवरी तो बीत गया, मार्च अप्रैल मई और 4 जून तक, तो 3 ही महीना हुआ करीब। 3 महीने रहा। इसके बारे में कोई ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, जितना ही है क्या, 6 रोग। टीबी से क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक काम करके जाता है क्या, जो दिल्ली समझौता हुआ, दिल्ली संधि हुई मराठों के साथ फर्रुखसियर की, उसको क्या मान्यता दी जाती है, किसके द्वारा, रफी उद्दर जात द्वारा। ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट बादशाह आया क्या, रफी उद्दर जात के बाद रफी उद दौला। ये भी कुछ समय के लिए बादशाह बना है, तो क्रम वाइज देखना पड़ेगा। ठीक है, 1719 में ही। ठीक है, जून से सितंबर, जून से सितंबर में। इसकी फेमस उपाधि है शाहजहां द्वितीय। शाहजहां प्रथम तो पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसको शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, शाहजहां द्वितीय, शाहजहां तृतीय भी आएगा अभी। इसकी भी मृत्यु हो जाती है, किससे, बीमारी से, पेचिस। पेचिस बीमारी से। ये 2-3 बादशाह क्या है, कुछ महीनों के लिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, रंगीला नाम से फेमस शासक कौन, 1719 से लेकर आएगा, मैक्सिमम जाएगा कब तक, 1748 तक।
मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसकी उपाधि है, काफी रंगीला था मिजाज में। कहा जाता है कि कोर्ट में, दरबार में क्या है, वस्त्र उतार कर दौड़ने लगता। हो सकता विचित्र रहा। कब से ये 1719 से 48 तक। ठीक है, 1720-21 आते आते अभी तक हम देख रहे हैं जितने भी बादशाह बन रहे हैं, किसके रहमो करम पे बन रहे हैं? ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां के। लेकिन 1720-21 आते आते क्या होता है, ये जुल्फिकार खां के प्रभाव से क्या है, मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र शासन करता है। इसके समय की मेन बातें यह है कि जो विघटन शुरू होगा मुगल साम्राज्य का, इसी के समय से मेनली शुरू होगा। जैसे निजामुल मुल्क को यह क्या है 1721-22 में दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजता है। ठीक, शहादत खां को अवध का सूबेदार बनाकर भेजता है, और मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। ये तीनों के तीनों जो हैं अपने अपने क्षेत्र में क्या होते हैं, स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। जैसे निजामुल मुल्क ने दक्कन में कौन सा राज्य स्थापित किया, निजाम शाही वंश हैदराबाद में। और बंगाल के अवध के नवाब शहादत खान है। और मुर्शीद कुली खां भी क्या है, अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। कहाँ? बंगाल में, जिसमें आगे आएगा सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध होगा 1757 में, उसका नाती। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं सूबेदार बन के जाते हैं और अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। इस तरह मेन जो प्रांत रहे हैं मुगल साम्राज्य में, इनके अधीन मुगलों के वो क्या लगभग स्वतंत्र होते चले गए 18वीं शताब्दी में। ओके, मेन इसके समय आक्रमण होता है किसका, 1739 में नादिर शाह का, फारस शासक नादिर शाह कहाँ का था, फारस। नादिर शाह 1739 में क्या है, दिल्ली पर अटैक 1739 में नादिर शाह द्वारा, लूटपाट। तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा कौन ले गया, नादिर शाह। ठीक है, मयूर तख्त जो शाहजहां का था, इसके ऊपर एक और आक्रमण किया गया था मराठों द्वारा। कब? 1737 में मराठों ने भी आक्रमण किया था, बाजीराव प्रथम। तो उसने क्या, मात्र 500 घोड़े लेकर आया था, घुड़सवार। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या हुआ, दिल्ली से भाग खड़े हुए। ठीक है, तीसरा जो इसके समय आक्रमण होता है, इसके समय नहीं होगा, 1748 में आएगा अहमद शाह। तो ये मेन चीजें थी क्या थी मोहम्मद शाह रंगीला के समय, राज्यों के स्वतंत्र होना, आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट जो शासक आता है, इसका पुत्र कौन, अहमद शाह। 1748 से लेकर 54 तक। अभी हमने बात की अहमद शाह के समय क्या है, सैनिक विद्रोह होता है। क्यों? क्योंकि वेतन देने के लिए पैसा नहीं है मुगल बादशाह के पास। ठीक है, और इसी के समय आक्रमण होता है किसका, अहमद शाह अब्दाली का 1748 में। ठीक है, तीन आक्रमण क्या है, मुगल साम्राज्य लगभग क्या है, जर्जर होने की स्थिति में है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, हम कौन बादशाह बनेगा अहमद शाह के बाद, आलमगीर सेकंड। आलम तो पहले हो गया, आलमगीर इंक खत्म हो गया। कब से कब तक, 1754 से लेकर 58 तक। ठीक है, आलमगीर सेकंड 1754 से लेकर 58 तक।
इसके बारे में कोई खास क्या है जानकारी या फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं, क्रम वाइज बस हम देख रहे हैं इसको। नेक्स्ट एक शासक होता है मुही उल मिल्लर, ठीक है। कब? कुछ महीने के लिए 1758 में से लेकर 59 तक। तो इनको हम बस याद रखें, क्रम वाइज पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुगल बादशाह बने थे, ठीक है। इसी को कहा जाता क्या? शाहजहां तृतीय। तो इसकी उपाधि क्या है? उपाधियां अगर मिलाने के लिए दिया जाता है शाहजहां थर्ड, ठीक है। तो मुही उल मिल्लर आलमगीर द्वितीय के बाद अब एक फेमस बादशाह है कौन? शाह आलम द्वितीय 1759 से लेके 1806 तक। सत्रह 59 से लेके 1806 तक। ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक क्या है? मुगल बादशाह हैं। असली नाम इनका अली गौहर था। इनके समय दो युद्ध मेन होते हैं। कौन से? 1764 का बक्सर युद्ध, जिसमें ये भी पार्टिसिपेट किया था मुगल बादशाह द्वारा, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। तो 1761 में 1764 में क्या है? 1764 में बक्सर युद्ध होता है। किनके बीच? शाह एक तरफ होते हैं शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, अवध नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल नवाब मीर कासिम, ठीक है, वर्सेस अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ता है? हेक्टर मुनरो। और यहीं से क्या है? पूरे भारत पर या बंगाल पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? अंग्रेजों का। और यहीं से रास्ता खुलता है क्या? पूरे भारत पर कब्जा करने का अंग्रेजों का, ठीक है। तो बक्सर युद्ध के जो प्रोविजंस रहे हैं युद्ध, उसके बात करेंगे हम बंगाल चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो मेनली बक्सर युद्ध किसमें बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। और पानीपत युद्ध तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों के साथ। तो इसकी बात हम मराठों के समय ही करेंगे, पानीपत से रिलेटेड। तो शाह आलम द्वितीय के समय मेनली पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ। और इसी ने क्या है? बक्सर युद्ध के बाद जब संधि होती है 12 अगस्त 1764 को, इलाहाबाद की पहली संधि। इसके मेन प्रोविजंस हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एक प्रोविजंस देख रहे। इसने क्या किया? कलायू को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या है? जमींदारी दे दी, ठीक है, या दीवानी मामले क्या किया इसने? कलायू को दे दिए। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1764 में, ठीक है। हालांकि शाह आलम द्वितीय को ही क्या है, उसके वजीर गाजीउद्दीन था इसका। मेनली ये बिहार में ही रहा, बाद में आता है मराठे इसको स्थापित करते हैं बादशाह के रूप में। 1759 से बादशाह तो है, लेकिन 1780 के करीब क्या है, पेशवा द्वारा इसको ले आया जाता है बिहार से। बिहार में रहता है ये, ठीक है। इसको वजीर द्वारा निष्कासित गाजीउद्दीन, जो क्या इसको बाद में जहर देकर अंधा भी कर देता है आँख से। तो हम बात करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है किस बादशाह को वजीर द्वारा अंधा किया गया था, तो शाह आलम की 1764 से 1806। अब बात करेंगे हम उनकी, जिनके लिए कार्य करते थे राजा राम मोहन राय। उनके पेंशन की वकालत कौन करता था? राजा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय की 1806 से लेकर 37 तक। तो अकबर द्वितीय के वकील कौन थे? राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण के अग्रदूत, पत्रकारिता के अग्रदूत, ठीक है, कई सारी उपाधियां उनकी, बात करेंगे हम बाद में। तो अकबर द्वितीय
के समय जो मेन काम हुआ वो क्या, कि अब तक जो मुगल सिक्के चल रहे थे उसे बंद कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा 1835 में। ठीक है, मुगलों के सिक्के बंद। अब क्या है, ब्रिटिशर्स के सिक्के शुरू होते हैं 1835 से। ठीक है, तो मेनली काम अकबर द्वितीय के समय क्या है, मुगलों के सिक्के अब तक चले आ रहे थे वो क्या है, बंद कर दिए जाते हैं 1835 में। और लास्ट लेटर मुगल बादशाह की बात करेंगे हम किसकी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 57, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की। ठीक है, बादशाह क्या है, कविताएं भी लिखते थे जफर उपनाम से, जफर भी कहते हैं इनको। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ। ठीक है, और मुगल साम्राज्य का पूर्णतः समापन भी क्या है, इन्हीं के समय ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया। और वो डेट का क्या थी, जब मुगल साम्राज्य पूर्णतः समाप्त कर दिया गया इलाहाबाद में 1 नवंबर 1959। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय के साथ ही साथ क्या है, 1857 में मुगल साम्राज्य का समाप्त हो जाता है, या मुगल साम्राज्य को ब्रिटिशर्स द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। और अब किसका शासन होता है भारत पर, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये था उत्तर मुगल काल और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे किसकी, जो नवीन राज्यों का उत्थान होता है लेटर मुगल। ठीक है, और उसमें ब्रिटिशर्स के जो संघर्ष है, बंगाल, अवध, मैसूर। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम, पंजाब। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।